हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है सम इफ एस और पिवट टेबल। ये पिवट टेबल या पाइवट टेबल, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो कर लो। PIVOT, पिवट टेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। देखिए, कोई भी जो काम हम करते हैं, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसके देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं। कोई फिनेंशियल तरीके से देखता है, कोई काउंटिंग करता है, काउंटिंग तरीके से देखता है, कोई डेट वाइज कंप्लीशन देखता है, कोई मटेरियल वाइज देखना चाहता है कि जैसा भी है। तो ये पिवट टेबल जो है, ये आपके टेबल को तोड़ मरोड़ के फ्लेक्सिबिलिटी दे के आपको जिसे देखना है, आपको जिस तरीके से, जिस एंगल से देखना है टेबल को, उस एंगल से आपको वो दिखाता है। ओके। तो सबसे पहले हम सम इफ एस पे आएंगे। सम इफ एस का फॉर्मूला हम देख लेंगे। सम इफ एस और काउंट इफ एस दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ सम की जगह काउंट लगता है। मतलब सम करने की जगह पर वो सिर्फ काउंट करता है कि कितने नंबर्स थे। लेकिन यहां पर हमने इसके पहले फॉर्मूला देखा हुआ है शीट 1 में, सम इफ। सम इफ का मतलब क्या होता है? इफ, अगर, मतलब उन्हीं को सम करना है जो 30 एंड अबाव है। बराबर, सिर्फ उन्हीं आंकड़ों को सम करना है, ऐड करना है जो 30 के ऊपर है। तो इसका सम इफ का मतलब ये था। अभी यहां पे सम इफ एस करके आ गया है। एस लगाने से हमारा ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब हमको सम करना है अगर फलाना वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू एक रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर है या उसके ऊपर है या उसके आसपास है, जो कंडीशन हम जो भी डालेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। लेकिन वो वैल्यू को हमको सम नहीं करना है, उसके एडजेसेंट कॉलम के वैल्यू को हमको सम करना है। तो ये समझाने के लिए मैंने यहां पर एक टेबल बनाया है। टेबल को पहले मैं टेबल के जैसा बना देता हूं तो आपको शेड किया मैंने, हेडिंग्स बोल्ड किए, और I'll just increase the size so that you people can see it properly. Okay? तो यहाँ पर मेरे पास अभी एक टेबल है जिसमें मेरे पास, ये जो टेबल है ये कॉइन्स का है। मेरे पास कॉइन्स है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के। फिजिकली है नहीं, अगर होते इतने कॉइन्स मेरे पास तो मैं आपका लेक्चर नहीं ले रहा होता यहाँ पर। ओके। सो जस्ट इमेजिन करो कि किसी के पास या आपके पास, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ आप लोग, गोल्ड है और उसकी प्योरिटी, गोल्ड की प्योरिटी होती है, सिल्वर की भी प्योरिटी होती है, कॉपर की भी प्योरिटी होती है। प्योरिटी का मतलब है उसमें कोई अदर मटेरियल मिक्स करता है, किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्योरिटी कम भी होती है। और कम मटेरियल, अगर प्योर से प्योर गोल्ड, कोई भी दुनिया में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो बनते हैं ना, 100% प्योर गोल्ड में नहीं बनता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अगर 100% प्योर गोल्ड में बनाया जाए ना, तो आप हाथ से भी प्रेस कर लोगे, इतना सॉफ्ट होता है गोल्ड। मतलब बहुत ही उसका जो हार्डनेस है वो बहुत कम होता है। तो उसको हार्डनेस देने के लिए उसको मटेरियल में, वो गोल्ड को कुछ दूसरा मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉपर, उसमें मिक्स किया जाता है, तो उसकी प्योरिटी जो है कम होनी शुरू हो जाती है। तो जितना ज्यादा हम उसमें कॉपर मिक्स करते हैं, उतना उसका कैरेट, मतलब उसका जो वैल्यू है उसका कम होता है। जैसे 18 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। ओके। तो यहां पर मेरे पास कुछ कॉइन्स पड़े हैं गोल्ड के, 22 कैरेट के 30 कॉइन है। वही गोल्ड के, मैं सिर्फ गोल्ड पे फोकस करता हूं अभी। ओके। मैं जो जितने भी गोल्ड है यहां पर मेरे पास, ये मैं इसको एक हाईलाइट करूंगा ये गोल्ड के कलर में। सिल्वर को सिल्वर ही रहने देते, या फिर सिल्वर को हम ग्रे कर देते हैं, लाइट ग्रे, लुक लाइक सिल्वर। और कॉपर, कॉपर को क्या करेंगे, लेट इट बी लाइक दिस। ओके। तो हमारे पास अभी ये गोल्ड 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 कितने, 4 रो में मेरे गोल्ड्स हैं।
ये 22 कैरेट का 30 क्वांटिटी है, ये 20 कैरेट का 20 क्वांटिटी है, 18 कैरेट का 54 क्वांटिटी है, फिर से गोल्ड 22 कैरेट का 52 क्वांटिटीज है। ओके, ऐसे ही सिल्वर के कॉइन्स है मेरे पास 20 कैरेट के 35, 22 कैरेट के 23, सिल्वर 20 कैरेट के 22, और ऐसे ही कॉपर के है 22 कैरेट के 26, 20 कैरेट का 15 और 18 कैरेट का 31। तो ऐसे मेरे पास कॉइन्स पड़े हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका हिसाब चाहिए। ठीक है, गोल्ड में हिसाब कैसा चाहिए, यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है गोल्ड। तो गोल्ड के टोटल कितने हैं मेरे पास, तो ये तो सिंपल हो जाएगा हमारा सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला, एस लगाने की जरूरत नहीं। सम इफ, देखो सम इफ B5 से B5 से B14, B5 से B14, ये पहला कॉलम मटेरियल का। इसके अंदर अगर गोल्ड है, कोटेशन डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने गोल्ड लिखा, फिर कॉमा लिख के आगे जो ऐड करना है हमको, सम करना है, जिस फिगर्स का सम करना है वो कॉलम का रेंज देना है, और वो है ये कॉइन्स की क्वांटिटी, ये वाला। इतना सिंपल है सम इफ। ओके, तो मेरे पास टोटल गोल्ड, इसने क्या कैलकुलेट किया, गोल्ड। अभी मैं अगर सिल्वर पे आऊं तो यहां पर गोल्ड की जगह क्या लिखा है, सिल्वर, बाकी सब सेम है। B5 से B14, D5 से D14, मतलब ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है इसमें जो लिखा हुआ है वो मुझे ढूंढना है। अभी सिल्वर लिखा है तो सिल्वर ढूंढना है, और गोल्ड लिखा है तो गोल्ड ढूंढना है। तो ऐसे करके मैं यहां पर अभी सेकंड कॉलम में, सिल्वर के कॉलम में मैं सिल्वर ढूंढूंगा, और यहां पे कॉपर के कॉलम में कॉपर ढूंढूंगा। ओके, तो यहां पर मेरे पास टोटल कॉइन्स, चाहे वो कोई भी कैरेट का हो, 22 कैरेट का हो, 20 कैरेट का हो, या 18 कैरेट का हो, ये टोटल गोल्ड के 156 कॉइन्स है, सिल्वर के 80 है, कॉपर के 72 है। और इन ऑल ये फॉर्मूला क्या है, सम, सिंपल सम, इट्स नॉट सम इफ। देखो ये टेबल में, ये एग्जांपल में आपको सम भी मिल गया, सम इफ भी मिल गया, और सम इफ एस भी मिल गया। ओके, तो यहां पर अभी मेरे पास टोटल जो है 308 कॉइन है। अब मुझे ये पता करना है कि गोल्ड में 22 कैरेट के कितने हैं, 20 कैरेट के कितने हैं, और 18 कैरेट के, मतलब मुझे बाइफर्केट करना है। मेरे पास लेने जो आने वाला है कस्टमर, वो बोलेगा मेरे को 20 कैरेट के 18 कॉइन्स चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, टोटल तो मेरे पास 156 गोल्ड कॉइन है, लेकिन उसमें से 20 कैरेट के कितने, तो यहां पर ये क्वांटिटी बता रहा है। तो इसको हमने कैसे सेपरेट किया, सम इफ एस लगा करके, साइमल्टेनियस एस लगा करके। तो यहां पर देखो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्प्ले किया है, सम इफ एस D5 से D14 तक, मतलब क्या सम करना है, सम रेंज पहले देना है। इसमें कॉइन की क्वांटिटी का जो कॉलम है ये वाला, ये सम, इसको हमको सम करना है। उसके बाद रेंज दिया हमने, ठीक है, B5 से B14 तक, B5 से B14 तक। किस चीज का रेंज है ये, कि हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना गोल्ड है, और किसको एडिशन करना है, ये कॉलम को एडिशन करना है। लेकिन ये रहा हमारा एस का फॉर्मूला, एस जो हमने एक्स्ट्रा लगाया ना वो ये है, लेकिन उन्हीं का एडिशन करना है जिनका प्योरिटी इक्वल टू 22 है, मतलब यहां पर गोल्ड। और वो कॉलम का हमने सेल रेफरेंस दिया, रेंज दिया है C5 से C14, ये C5 से C14। देखो फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला है हमको वो सिलेक्ट करना है जो रेंज को हमको एडिशन चाहिए। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये उसकी प्योरिटी है बाजू में, बराबर। और ये जो है हमको ढूंढना क्या है, सिर्फ गोल्ड चाहिए हमको, सिल्वर नहीं। और ये जो है गोल्ड में भी हमको 22 कैरेट का ढूंढना है। ओके, गोल्ड में भी हमको सिर्फ 22 कैरेट, गोल्ड में अगर 20 कैरेट है तो नहीं चलेगा, 22 कैरेट ही चाहिए। तो ऐसे करके मुझे यहां पर 22 कैरेट की क्वांटिटी मिल गई, 82 है। वेरीफाई करेंगे, देखो ये 22 है, 30 हो गया। मैं एक जगह लिखता हूं, देखो 30 हो गया, और 22 कैरेट का गोल्ड ये रहा 52 हो गया। कितना हो गया दोनों, इक्वल टू दिस
plus this 82. So our answer is correct. 82. डिलीट कर रहा हूं, एक मिनट, डिलीट नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते, इसको खाली डिलीट कर देंगे। उसके बाद 20 कैरेट का फॉर्मूला देखो, सेम फॉर्मूला है, हमको ऐड क्या करना है, D5 से D14, मतलब ये वाला कॉलम, और क्या ढूंढना है, गोल्ड ढूंढना है, और उसका प्योरिटी कितना चाहिए, 20 कैरेट, 20 कैरेट का प्योरिटी चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो 20 के नीचे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। 22 कैरेट का हमने ढूंढ लिया, 20 कैरेट का फॉर्मूला है, बस यहां पे चेंज क्या हुआ है, यहां पर 22 से खाली 20 हुआ है। अभी नेक्स्ट कॉलम में भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन 20 से 18 हो जाएगा वहां पर, देखो हुआ, बाकी सब सेम है। D5 से D14, मतलब ये D5 से D14 ये वाला कॉलम, मेरे पॉइंटर पे ध्यान रखना, ये वाला कॉलम D5 से D14, ये रहा D5 से D14, ओके। और उसके बाद ढूंढना क्या है, उसका हमने यहां पे दिया B5 से B14, मटेरियल जो ढूंढना है वो यहां पर है। उसके बाद लास्ट वाला जो है C5 C14 से C14 में सिर्फ 18 कैरेट का, ये वाला, तो मतलब ये 1, ये 2 सेकेंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप। सो दिस इज सम इफ एस, ओके। अभी हम ये फॉर्मूला यहां पर गोल्ड के लिए लिखा था हमने, बराबर, अभी यहां पर सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे सिल्वर के लिए। तो करना क्या है, मैं एक काम कर सकता हूं, ये पूरा के पूरा फॉर्मूला कॉपी करके यहां पर मैं पेस्ट करूंगा, और यहां पर गोल्ड की जगह क्या करना है, सिर्फ सिल्वर कर देना है, बाकी सब बराबर है। देखो D5 से D14, ये रहा D5 से D14, हमको ऐड करना है, लेकिन किसका ऐड करना है, सिर्फ सिल्वर का, मतलब सिर्फ सिल्वर का, ये वाला B5 से B14 यहां पर है वो। और S का मतलब है साइमल्टेनियसली हमको ये भी ढूंढना है कि वो अगर सिल्वर है तो ये हो के वो 22 कैरेट का होना जरूरी है, तो ये रहा S, साइमल्टेनियसली यू हैव टू लुक फॉर 22 कैरेट। तो ये इस वो कहां पे ढूंढना है, C5 से C14 में, C5 से C14 में। सो मैं एंटर दबा रहा हूं, देखो सिल्वर मेरे पास 22 कैरेट के 23 है, देखेंगे सिल्वर 22, ये 22, 23 है, करेक्ट है। अभी सेम फॉर्मूला मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं, लेकिन यहां पे 22 की जगह मैं 20 कर दूंगा, तो ये है 57, मतलब सिल्वर 20 कैरेट का यहाँ पे 22 है, और यहाँ पे सिल्वर 20 कैरेट का 35 है, देखो 22 और 35, करेक्ट, 57 बराबर है आंसर, ओके। देन यहाँ पे भी मुझे सेम पेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पे 22 की जगह 18 कैरेट करना है। सो देयर वी गो, 18 कैरेट का सिल्वर में एक भी कॉइन नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे, कॉपर में सेम सिल्वर का फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे, यहां पेस्ट करेंगे, और यहां पे सिल्वर की जगह कॉपर लिखेंगे, दैट्स ऑल। वेरीफाई कर लो, 26 है, 22 कैरेट कॉपर का, 22 कैरेट 26 है, दूसरा कॉपर 22 नहीं 20 है, तीसरा कॉपर 22 नहीं 18 है। नाउ अभी हम कॉपर का वही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके यहां पर 22 की जगह 20 लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, और यहां पर पेस्ट करके 22 की जगह 18 करेंगे। सो देयर वी गो, वी गॉट टोटल बाइफरगेटेड डेटा कि गोल्ड का 22 कैरेट मेरे पास कितना है, 82, सिल्वर का 20 कैरेट कितना है, 57, कॉपर का 20 कैरेट कितना है, 15, कॉपर का 18 कैरेट कितना है, 31। सो ये फॉर्मूला है सम इफ एस का। तो हम आगे बढ़ते हैं पिवट टेबल में, और पिवट टेबल हमारा लास्ट टॉपिक है, और इसके पहले मैं आपको एक यहीं पर आके फिल्ट्रेशन बता देता हूं। जो भी हमारा टेबल होता है, अगर हमको डेटा फिल्टर करना है, यहाँ पर भी हम फिल्टर लगाएंगे, और यहाँ पर भी मैं फिल्टर लगा के बताता हूँ आपको, ये टेबल में भी। तो जो फिल्टर लगाएंगे हम, तो फिल्टर कैसे लगाते, कुछ नहीं, हमको स्टार्टिंग का पहला हेडिंग का जो है फील्ड नेम का जो रो है, उसमें कहीं पर भी आपने
सिलेक्शन रख देना है, आपका कर्सर रख देना है। उसके बाद आपको डेटा में जाना है, आपको ऑटो फिल्टर का ऑप्शन आएगा, बस इसको एक बार क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे, एरो, जो आपको कॉम्बो बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन मेनू में, ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको ये ऐसा दिखेगा। ओके, तो अभी मेरे को सपोज यहाँ पर जितने भी नाम है, गोल्ड कितने भी बार आया हो यहाँ पर एक ही बार दिखाएगा, कॉपर कितने भी बार आया हो यहाँ पर एक ही बार दिखाएगा, सिल्वर कितने भी बार आया हो यहाँ पर एक ही बार दिखाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे को सिलेक्ट ऑल और सिलेक्ट नन, ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, देखो सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट नन। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ सिलेक्ट नन करके सिर्फ गोल्ड को सिलेक्ट करके ओके करूंगा, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ गोल्ड का दिखाई दे रहा है। ओके, सिर्फ गोल्ड का मेरे को यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर गोल्ड में भी यहाँ पर मेरे पास नंबर है, देखो 18 20 18 कैरेट 20 कैरेट 22 कैरेट, तो मुझे सिर्फ 22 कैरेट चाहिए, सिलेक्ट नन करके 22 कैरेट ओके। तो मेरे पास दो एंट्रीज है गोल्ड की 22 कैरेट्स की, अंडरस्टूड। मैं सिलेक्ट ऑल ओके एंड देन वापस क्लिक करके सिलेक्ट ऑल ओके। सो दिस इज कॉल्ड डेटा फिल्टर। क्या बोलेंगे इसको? डेटा फिल्टर। अब मुझे अगर सिल्वर चाहिए तो मैं इसको डीसिलेक्ट करके सिल्वर को खाली सिलेक्ट करके ओके करूंगा, तो पूरा सिल्वर का डेटा मुझे आएगा। ये नॉर्मली टेबल में बहुत काम में आता है। जैसे अभी मैं शीट 1 में इसको लगाना चाहूँ तो मैं अभी कोई भी ऊपर मेरा जो टाइटल का जो रो है, ये वाला रो, ये रो में कहीं भी रखूंगा और ऑटो फिल्टर पे एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करेगा, उसको देखो फिल्टर लगा दिया उसने। ठीक है, तो अभी इसमें मेरे पास रिजल्ट है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ वही चाहिए जो पास है या वही चाहिए जो फेल है, तो मैं डीसिलेक्ट करके फेल पे क्लिक करके ओके करूंगा। तो ये बच्चे जो फेल हुए, दो बच्चे वरुण और मोहम्मद जिया, तो यही फिल्टर यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ मुझे पास चाहिए, फिर डीसिलेक्ट करके पास करो ओके, सो ओनली पास की लिस्ट। तो ऐसे हमको फिल्ट्रेशन के लिए काम में आता है। विल प्रोसीड टू पिवट डेटा। पिवट डेटा में देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो इसको टेबल बनाएंगे और ये टेबल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। ओके, पिवट टेबल ये क्यों यूज़ किया जाता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि क्यों यूज़ किया जाता है। डेटा को हर एंगल से देखना, उसको जज करना, कोई भी काम करते वक्त या कोई भी काम हो जाने के बाद जब हमारे पास उसका रिपोर्ट आता है तो वो रिपोर्ट को हम हर एंगल से देखना चाहते हैं, ताकि हमको हर डेटा की, हर हमारे जो भी ट्रांजैक्शन चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, उसकी बारीकी पता चले। तो यहाँ पर पिवट टेबल बहुत हेल्प करता है हमको ये सब चीजें करने में। मेरे पास एक डेटा है जिसमें डेट्स लिखे हुए हैं 12 तारीख से लेके तो 23 तारीख तक, 12 अगस्त से लेके तो 23/8 तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन का डेटा है ये। 10 दिन में मेरे प्रोडक्ट बिके हैं, यहाँ पर बेचे गए हैं, चेयर बेचे गए हैं, टेबल बेचा गया है, व्हाइट बोर्ड। तो मेरा जो प्रोडक्ट है चेयर, ये जोन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मेरा जो बिजनेस है उसको 4 दिशा में डिवाइड करके यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने दिया हुआ है। तो कौन से रीजन में किसने कितना यूनिट बेचा, क्या बेचा और कितने में बेचा, और कॉग्स क्या है। कॉग्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब इतने में बेचा, लेकिन मेरा उसका कॉस्ट प्राइस ये था। कॉस्ट प्राइस मतलब परचेस, इतने में पड़ा है मेरे को। वो परचेस ही नहीं बोलेंगे, कॉस्ट का मतलब होता है परचेस करने के बाद उसको हमारे यहाँ तक लेके आना और बेच कस्टमर तक पहुंचाना। वो सारे चीजें जो बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लेबर चार्जेस हुआ, ये सारे उसमें माइनस ऐड होने के बाद दैट डिफाइंस द कॉग्स, कॉस्ट ऑफ द गुड। जो भी परचेस होता है बल्क में किया जाता है, इसीलिए क्योंकि कॉग्स बचाने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेव करने के लिए। सो यहाँ पर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड इतना है और सेल्स इतना है, तो ये सेल्स माइनस कॉग्स किया तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ओके, तो अभी ये मेरे डेट वाइज सेल्स है। 13 तारीख को टेबल सेल हुआ साउथ रीजन में, रीटा नाम के एजेंट ने बेचा, सेल्स पर्सन ने बेचा है। कितने यूनिट्स बेचे हैं? 25 यूनिट बेच दिए उसने। कितने में बेचा है? 12,000 में। और मेरा कॉस्टिंग क्या था उसका? 8,000। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल है। तो
मेरे पास एजेंट्स है बेचने वाले, और एजेंट्स का नाम है जॉन, रीटा, नीता, जोसेफ, रॉबर्ट, निक, रेयान। ओके, ये बाद में रिपीट हुआ है। जॉन ने नॉर्थ में भी बेचा, देखो जॉन ने यहां पर ईस्ट जोन में चेयर बेचा, 16 चेयर बेचा 25,000 में, और वही जॉन ने नॉर्थ रीजन में लाइट बेचा, 12 यूनिट बेचा 19,000 में। क्योंकि मैं, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो मेरे मार्केटिंग एजेंट है, ये जो जॉन, रीटा, नीता, जोसेफ, इनको मैं हर रोज एक ही जगह नहीं बेचता हूं। जॉन 12 तारीख को ईस्ट में गया था बेचने के लिए, लेकिन वही जॉन 18 तारीख को नॉर्थ में जाके बेच के आया। सो दे आर शफलिंग, वो कोई इधर बेचेगा कोई उधर बेचेगा, और प्रोडक्ट भी शफल हो रहा है। मतलब प्रोडक्ट जो है वो जरूरी नहीं कि जॉन सिर्फ चेयर बेचेगा। मेरा तो बड़ा बिजनेस है, मेरा बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो आप जो भी बेच सकते बेचो। और यहां पर और एक जॉन का एंट्री है ईस्ट में 19 तारीख को। अगले दिन जॉन कहां चले गया? ईस्ट में। और उसने क्या बेचा ईस्ट में? लैपटॉप बेचे। कितने बेचे? 19, 24,000, 18,000। रियल कॉस्ट पे मत जाओ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। 19 लैपटॉप मिलने नहीं वाले 24,000 में। नहीं तो आप जॉन का पता पूछोगे मुझसे, जॉन का पता तो लैपटॉप बेच रहा है, 19 लैपटॉप दे दिया उसने 24,000 में, हमको एक दे दो, है ना? तो दिस इज जस्ट अ फिगर। यहाँ 19 की जगह हम 2 कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ता हूं मैं। आपका ये टेबल समझना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको पिवट टेबल नहीं मालूम पड़ेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, जॉन ने क्या क्या बेचा, बराबर, कहां कहां बेचा, और जॉन का सेल्स का टोटल क्या है, ये मुझे चाहिए। ओके, सेल्स का टोटल। या सपोज जॉन को छोड़ेंगे तो हर एक का अलग अलग, रीटा का अलग चाहिए, नीता का अलग चाहिए। तो मैं इसको ऐसे टेबल को मरोड़ना चाहता हूं, टेबल को मैं फोल्ड करना चाहता हूं। मुझे ऐसा टेबल, ये पूरा कंफ्यूजिंग है टेबल मेरे लिए। जैसा मिला वैसा एंट्री कर दिया है बंदे ने, डेट वाइज एंट्री किया है, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, डेट वाइज जो जो सेल्स हुए हैं उसकी एंट्री की है, और जिसने जिसने की है उसकी एंट्रीज की है। अब मुझे जॉन बार बार आ रहा है ना, तो एक ही बार जॉन का नाम आना चाहिए, लेकिन उसका डिटेल्स आना चाहिए सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट गो टू डेटा, यहाँ पे पेआउट टेबल ओपन करूंगा, और यहाँ पे मैंने सेल रेंज सिलेक्ट करना है। देखो ऑटोमेटिक लिया उसने सेल रेंज, पूरा के पूरा टेबल लिया। एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे ओके करूंगा। ओके करने पर, सॉरी वो एक मिनट, ये अपने को सेम टेबल में चाहिए। अरे बाप, या ओके। सो डेटा क्या हो गया था पता है आपको? थोड़ी देर पहले मैंने गलती से पेवट टेबल का जो शीट है वो डिलीट कर दिया था, और कंट्रोल जेड दबाने पर भी वापस नहीं आ रहा था। तो मैंने इमीडिएटली इसके पहले के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटो सेव करे, मैंने उसको बंद किया, और उसने पूछा सेव करना है क्या, मैंने नो बोल दिया। मतलब जो मेरा लास्ट स्टेटस था पुराना, ये पिवट टेबल के साथ जो फाइल थी वो रिकवर हो गई। ओके, पिवट टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाया, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कबुक लिया, ओके, ये आ गया यहाँ पर पिवट टेबल मेरा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फील्ड का लिस्ट है मेरा यहाँ पर। मुझे यहाँ पे फिल्टर है, सबसे पहला कॉलम जो यहाँ पे इसने 4 कॉलम दिया है मेरे को, 4 तरीके से मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ। फिल्टर है, फिल्टर मैंने क्या बोला आपको, नाम के हिसाब से चाहिए, तो मैं फिल्टर में नाम पकड़ के डाल दूंगा, देखो आ गया। उसके बाद कॉलम्स में, ओके, कॉलम्स में मैं डालूंगा सबसे पहले तो प्रोडक्ट, ओके, और रोज में क्या आना चाहिए, यूनिट्स, सेल्स और कॉक्स। यूनिट्स, सेल्स, कॉक्स, ओके, और वैल्यूज में, वैल्यूज में सेल्स, सम ऑफ सेल्स, ओके।
अब मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखो मेरा टेबल रेडी है यहाँ पर, इसको हम देखेंगे। बहुत लंबा चौड़ा हो गया ये। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे फिल्टर में नाम चाहिए, सिर्फ नाम रखेंगे। और कॉलम्स में हम लोग रखेंगे एक तो प्रोडक्ट रख लेंगे और रीजन रख लेंगे कॉलम्स में, ठीक है। और यहाँ पे रोज में, सॉरी रोज में हम प्रोडक्ट 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 एंड रीजन, एंड यहाँ पर वैल्यूज में सेल्स रख लेंगे, यूनिट्स भी रखेंगे। इसको बंद किया, ये हो गया सिंपल। देखो मेरा अभी मैंने यहाँ पे नाम सिलेक्ट किया जॉन का, जॉन चाहिए था ना हमको, जॉन सिलेक्ट किया, इसको बंद किया। देखो जॉन ने ईस्ट में चेयर बेचे, ईस्ट में लैपटॉप बेचे, नॉर्थ में लाइट्स बेचे, साउथ में मार्कर सेट बेचा। तो उसने सम ऑफ यूनिट्स टोटल 77 यूनिट का सेल किया है, और सम ऑफ सेल्स टोटल 99,000 का बिजनेस दिया है कंपनी को। समझ में आया? अभी मैं जॉन छोड़ के नीता, ठीक है, नीता ने सिर्फ वेस्ट और वेस्ट और वेस्ट, सिर्फ वेस्ट में उसने दिया है, दूसरा कहीं पर उसने नहीं किया है काम। और उसने कैमरा बेचा है, चेयर बेचा है, व्हाइट बोर्ड बेचा है, टोटल 44 यूनिट्स बेचा है, और टोटल सम ऑफ सेल्स है उसका 87,000। मतलब नीता की तरफ से कंपनी को 87,000 का सेल्स मिला है। अब हम जाते हैं रेयान। देखो कितना इजीली, मतलब मैं डेटा उसमें फिल्टर कर रहा हूं और फाइंड आउट कर रहा हूं। अच्छा, हम एक बात और, आपको जॉन पे वापस आएंगे। जॉन का डेटा अच्छा है इसके लिए। और यहां पर रीजन में ये कर सकता हूं, फिल्टर कर सकता हूं, यहां पर से भी फिल्टर में ये कर सकता हूं। भाई सिर्फ मेरे को ईस्ट का चाहिए, जॉन ने ईस्ट में क्या गुल खिला है, तो सिर्फ ईस्ट का मिलेगा। 63,000 ईस्ट में भेज दिया, मतलब ईस्ट में जॉन के कॉन्टेक्ट्स अच्छे, उसका सेल अच्छा हो रहा है, इसके वजह से फिर मैं जॉन को ज्यादा ईस्ट का काम दूंगा। और ले लिया तो सबका मिल रहा है यहां पर। ये समझ में आया? अभी मैं इसको और एक तरीके से फोल्ड करता हूं। देखो अभी मेरे को प्रोडक्ट के हिसाब से चाहिए। फिल्टर में क्या डाला मैंने? प्रोडक्ट। मुझे यह जानना है कि कैमरा किसने किसने बेचा, कहां कहां पर बेचा, ठीक है। तो कॉलम्स में मैं ले लूंगा नाम, रो में रीजन, एंड मुझे चाहिए यूनिट्स कितने बिके हैं और सेल्स कितना हुआ है। ये रहा हमारा। अभी प्रोडक्ट वैल्यू में सिलेक्ट करूंगा, तो यहां पर एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। चलो यहां पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, कैमरा। तो कैमरा वेस्ट में बिका है, सिर्फ वेस्ट के अलावा कहीं और बिका नहीं है। कितना बिका है? 16 यूनिट। और टोटल सेल्स कितना हुआ है 16 यूनिट का? 21,000। देन आई विल सी फॉर चेयर। चेयर 3 रीजन में बिका है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये टोटल है उसका। समझ में आ रहा है आपको? मार्कर सेट, मार्कर सेट सिर्फ साउथ और वेस्ट में बिका है, और बेचने वाले जॉन और जोसेफ है। देखो यहां पर जॉन और जोसेफ। और जो कैमरा था मेरा, वो किसने बेचा है? नीता ने, वेस्ट रीजन में। प्रोजेक्टर किसने बेचा है? निक और रेयान ने। कहां पर बेचा है? नॉर्थ और साउथ में। और उसके टोटल्स यहां पर है, 48,000 का सेल हुआ है। देखो ये निक का डेटा है, सम ऑफ यूनिट्स, और ये रेयान का डेटा है। निक ने साउथ में बेचा है 23 यूनिट्स, रेयान ने नॉर्थ में बेचा है 14 यूनिट्स। तो टोटल इसका हो गया 14, इसका 23, और ये टोटल हो गया इसका अमाउंट यहां पर। तो टोटल सेल्स हो गया 48,000। समझ में आया आपको किस तरह से, मतलब एक टेबल को हम हर एंगल से देख रहे हैं।
दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट एक्सेल इज हैविंग, पिवट टेबल। और यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टॉपिक खत्म होता है।